एनिमल्स में, और ये उसका पार्ट बी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। और अब शुरू होगा फ्रॉग। फ्रॉग का ये लेक्चर नंबर 1। चलिए, आइए फ्रॉग। लग रहा है उछल ही जाएगा। एनीवे, तो हम लोग क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम लोग को जानना पड़ेगा। जिन एनिमल्स की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। दोज व्हिच हैव, ये तो आप लोग कैसे भी चला ही जाएगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो करना है। अभी नहीं, ये समझने के लिए बना हुआ है आपके सामने। घर पे इसको ड्रॉ कीजिएगा, इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा कॉपी पे, घर पे बनाइएगा। दोज व्हिच हैव वर्टिब्रेट, आई मीन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम are called vertebrates। एक चीज़ और जान लीजिए, जितने एनिमल के टाइप्स हैं, 11 टाइप के एनिमल, यानी 11 फाइलम है ना, हम लोग देखे थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोडा टू कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेट के अंतर्गत आते हैं, जो लास्ट टाइप है, जो लास्ट फाइलम है उसमें। तो आप ये समझ के रखें कि एनिमल किंगडम का जो सबसे डेवलप्ड ग्रुप है, उस ग्रुप का ये एक मेंबर, ठीक है। ये तो समझ में आया। दूसरा, इसके अंदर अधिकतर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। अब इसको अगर हम लोग एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, from ENV stands for environment point of view, तो ये थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड का है ना कॉन्सेप्ट हम लोग को ज़रूरत होगा। इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला पार्ट हम लोग पढ़े हैं ना 10th में, उसमें देखे होंगे एक फूड चेन होता है, एक फूड वेब होता है, और ये फूड चेन फूड वेब इकोसिस्टम में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि कोहैबिटेशन हो सके, सभी ऑर्गेनिजम्स एक खास जगह पे रह सके विथ ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जिस जगह जितने ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है। एक आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट पे, पूरे नेचर में फूड एंड फूड ईटर यही रिलेशनशिप चलता है, यानी प्रे एंड प्रीडेटर यही रिलेशनशिप चलता है।
इवन प्लांट्स भी देखिएगा कई जगह पे प्रेडेटर बन जाते हैं और वो उनका नीड है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लाई ईटिंग प्लांट्स, एनिमल ईटिंग प्लांट्स। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है पिचर प्लांट या वेनस फ्लाई ट्रैप। तो उसका वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। पिचर प्लांट का लीफ जो है वही एक पिचर की तरह, एक घैला की तरह या एक सुराही की तरह बन जाता है। होता क्या है, ये प्लांट्स एक्चुअली ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और वो ज़मीन दलदल होता है। अब इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता है। बायोमॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे हमारे बॉडी में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में नाइट्रोजन होते हैं। इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। और इसी नाइट्रोजन के लिए सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है। और देखिएगा जब भी खेती बाड़ी होती है उसमें कुछ करे ना करे एटलीस्ट यूरिया छिड़कना मिनिमम रिक्वायरमेंट पे आ जाता है। अगर वहाँ क्या कहते हैं चना या बीन्स इस तरह के है ना फसल अगर नहीं उगाए जा सकते तो वहाँ यूरिया इज़ ए मस्ट। रीज़न क्या है, यूरिया नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है, या आप ऐसे कह लें यूरिया को हम लोग सॉइल में नाइट्रोजन के सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो साधारण ज़मीन है जहाँ पे आसानी से फसल उगते हैं वहाँ भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जो दलदली ज़मीन है वहाँ पे तो नाइट्रोजन की कमी होगी ही होगी। इसलिए वो प्लांट्स वहाँ सारे न्यूट्रिएंट पा रहे हैं सिवाय नाइट्रोजन के, तो उसको कंपनसेट करेगा कैसे? वह एनिमल को डाइजेस्ट कर लेता है तो उसका तो पेट भर जाता होगा। हालांकि पेट है नहीं पर रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाता होगा। जी नहीं। वो देखिएगा पिचर प्लांट ग्रीन कलर का है यानी वो फोटोसिंथेटिक बाय डिफॉल्ट है। तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और फिर एनिमल ट्रैप कर रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि एनिमल को डाइजेस्ट करके उसका जो प्रोटीन कंपोनेंट है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से उस एनिमल को एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करता है। पॉइंट क्या है इस बात को बोलने का? रिक्वायरमेंट बेस्ड प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है। जैसे एक बकरी है, वो चाहे तो चींटी को खा सकती है, छोटा है ना उससे, कभी चींटी खाने जाती है। गाय है, फ्रॉग को तो आसानी से ट्रैप कर सकती है, बहुत भारी भरकम जानवर है, कभी ऐसा करती है? नहीं। तो रिक्वायरमेंट बॉडी के मैकेनिज्म बेस्ड फूड चॉइस होते हैं एनिमल्स के। उसी तरह प्लांट्स के भी चॉइसेस हैं न्यूट्रिएंट्स के। देख ही रहे हैं एक एक्सट्रीम पे चला गया, एनिमल को डाइजेस्ट करके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, राइट। तो यही कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम से हम लोग ये समझते हैं देयर इज ऑलवेज ए प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। और जहाँ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप फॉर्म्ड है, अच्छे से मेंटेन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम लंबे समय तक चलता है। और जैसे ही इस इकोसिस्टम में कोई एक कम हो गया, चाहे प्रेडेटर कम हो जाए चाहे प्रे कम हो जाए, प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहते हैं शिकार को, यानी शिकार और शिकारी का जो एक रिलेशन है, अगर उसमें कमी आ जाए, चाहे तो प्रेडेटर कम हो जाए किसी कारण से या प्रे कम हो जाए किसी कारण से, वो इकोसिस्टम ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, डिसबैलेंस होता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब बताने के पीछे पॉइंट क्या है? ये फ्रॉग इस इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज आपके सराउंडिंग में पर्टिकुलर सीजन में बहुत कीड़े आ जाएंगे, बाकी समय कीड़े नहीं आएंगे। तो जिस समय कीड़े काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं, घर में घुसने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़े पॉइजनस और टॉक्सिक कीड़े होते हैं, काट लेने के बाद बहुत तरह का दिक्कत हो सकता है। लेकिन पहले इतना नहीं था। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसको एज ए फूड यूज़ करता है फ्रॉग। तो आपके सराउंडिंग में फ्रॉग की बहुत कमी हो गई है क्योंकि आपके पास अब ज़मीन तो है पर पॉन्ड्स नहीं है। ये फ्रेश वाटर एनिमल है। यहाँ से आपको एक बात पता चला, इसका हैबिटेट रहता कहाँ? ये पानी में रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, बोथ साइडेड। तो एम्फीबियन है लेकिन उसे ज़मीन पर रहने के बावजूद पानी की बेहद आवश्यकता है।
वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वाटर, और ये अपने भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी और ज़मीन दोनों जगह रहकर पूरा करता है, और इसके मुख्य भोजन में है कीड़े. सो दे आर द इंसेक्ट ईटर्स, एंड इफ दे आर आउट फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन्स, या तो उसका हैबिटेट लॉस हो गया, इस वजह से वो नहीं रह पा रहे हैं, या एक्सटिंक्शन के कगार पे चले गए, इतना ज़्यादा इनका शिकार हुआ, या हैबिटेट लॉस तो सबसे बड़ा कारण है. तो उस वजह से क्या हो रहा है, नेचर में एक डिसबैलेंस आ गया. कीड़े जरूरी भी हैं और ख़तरनाक भी है. कीड़े बहुत जगह पे आप देखेंगे दे आर द प्राइमरी पॉलिनेटर्स, पर एट द सेम टाइम उनकी संख्या को नियत करना बहुत आवश्यक है. नहीं तो रेसिडेंशियल एरिया में मधुमक्खी घूमने लगे, सबको कितना दिक्कत होगा. और अगर मधुमक्खी ना रहे तो आपको अनाज नहीं मिलेगा. दोनों हैं. इसलिए मधुमक्खी के पॉपुलेशन का नियंत्रण होना, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. उसी तरीके से इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक इंसेक्ट बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स को खाते भी हैं, लेकिन इन सब का पॉपुलेशन कंट्रोल होना ज़रूरी है. तो इस कंट्रोल को बनाने में फ्रॉग का बहुत बड़ा रोल है. तो आप सोचिएगा, फिर अगर ये इंसेक्ट ईटर है, इंसेक्ट्स को खाता चला जाएगा, तो फिर इसका नंबर भी बढ़ते रह जाएगा. ऐसा नहीं है. ये स्नेक का बहुत पसंदीदा भोजन है. तो अगर स्नेक को आसानी से फ्रॉग मिले तो चूहे की तलाश में इधर उधर न भटके, और अगर चूहे की तलाश में ना भटके तो आपके घरों में ना घुसे, स्नेक बाइट ना हो. और अभी इस बरसात के सीज़न में अब तक में बिहार में बहुत सारे लोगों को स्नेक बाइट हुआ है, और कुछ लोग तो परलोक सिधार गए. तो देख रहे हैं एक एनिमल कितने सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से नहीं हो रहे थे, अब उसके ना होने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल कि बायोडाइवर्सिटी को, यानी किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सराउंडिंग में मेंटेन करने के लिए इसका कितना बड़ा रोल है. और कहा जाता है इफ़ इन योर बैकयार्ड, मतलब आपके पीछे के गार्डन में अगर फ्रॉग है, इट शोज़ दैट यू आर इनहेबिटिंग इन ए फेयर कंडीशन, मतलब आप एक अच्छे जगह पे एक स्वस्थ वातावरण में रह रहे हैं. क्योंकि आपके घर के आसपास कीड़े तो होंगे, पर कीड़े आपको तंग नहीं करेंगे, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा. कीड़े होंगे तो आपके आसपास में फूल सब्जियां उगेंगी, क्योंकि ये पॉलिनेटर है, और फ्रॉग उनकी संख्या को बढ़ने नहीं देगा. और अगर गार्डन में स्नेक है भी तो वहीं संतुष्ट हो जाएगा. ये उनके भोजन के रूप में आपके घर में घुसेंगे नहीं ज़्यादातर, क्योंकि घर में चूहे घुस जाते हैं और उनको मारने के लिए वो आ सकते हैं, और इससे आपको भी नुकसान हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट component ऑफ द इकोसिस्टम. तो फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे सर्व both as predator of the insects and prey of snakes. This is a balancing act, and so they balance the ecosystem, or are an important, एन नहीं होगा, आर ए, एन होगा, एन इम्पॉर्टेंट component of the ecosystem, और इसीलिए ये इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. दे प्रोड्यूस बायोडाइवर्सिटी and so stabilize
इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम जितना स्टेबल होगा, इनहेबिटेशन, ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट वहाँ ज़्यादा आसानी से, है ना, फ्लरिश कर सके। यहाँ तक नोट कीजिए। ये पहला एस्पेक्ट था एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना। और ये दोबारा आ रहा है। ओके प्लांट में भी मॉर्फोलॉजी पढ़े, एनिमल में भी मॉर्फोलॉजी पढ़े। कई बार ऐसा हो सकता है लोग सोचने लगते हैं मॉर्फोलॉजी तो प्लांट में पढ़ा जाता है, एनिमल में थोड़े ना पढ़ते। ऐसा नहीं है, मॉर्फोलॉजी इज़ जस्ट ए टर्म और ये बताता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो प्लांट के बारे में जब देखें तो प्लांट के डेफिनेट दो ही टाइप के ऑर्गन्स थे। ये मल्टी ऑर्गन सिस्टम वाला है, ऑर्गन नहीं, इसमें ऑर्गन सिस्टम है और कई ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करते हैं। इसीलिए एनिमल्स को प्लांट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म माना गया है। प्लांट के अंदर में क्या है, पहले सेल, एनिमल में भी पहले सेल, प्लांट में सेल के बाद टिश्यू, एनिमल में भी सेल के बाद टिश्यू। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट शुरू होता है, डिफ्रेंशिएशन दोनों के बीच में। प्लांट में टिश्यू फिर टिश्यू सिस्टम बनाता है, एनिमल में टिश्यू ऑर्गन बना देता है, ठीक है। उसके बाद उसका टिश्यू सिस्टम ऑर्गन बनाकर चुप हो जाता है। हमारे में यानी एनिमल्स में ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, तब जाके चुप होता है। यानी उसके एक ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज फंक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए। एनिमल में कई सारे ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर सिस्टम को, एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। दूसरा, चूँकि टिश्यू लेवल पे या टिश्यू सिस्टम लेवल पे उसका ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, इसलिए बहुत सारे सिस्टम्स उसमें होते ही नहीं। सिस्टम तो होता ही नहीं है, बहुत सारे फीचर उसमें नहीं होते। तो उन्हें पर्पसफुली फुलफिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव रूट्स का सहारा लेना पड़ता है। या ये कहें कि ऑर्गेनिज्म जो एनिमल बने उनमें उन कमियों को पूरा करने के लिए डेफिनेट ऑर्गन्स बना दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट में आप देखेंगे एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो जमा कर लेते हैं। 10th में पढ़े हैं ना, उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, अपने ही बॉडी पार्ट्स में वो जमा कर लेते हैं। जैसे उसका लीफ शेड आउट हो जाएगा तो लीफ में जमा कर देता है वेस्ट मटेरियल को। उसका बार्क टाइम टू टाइम फटता है, निकल जाता है, नया बार्क आता है। बार्क हो गया पेड़ का छाल, बाहरी लेयर, तो बार्क के नीचे जमा करके रखता है। जैसे आप लोग जो दालचीनी खाते हैं सब्जी में, ये क्या कहते हैं, मसाले में यूज़ करते हैं ना, गरम मसाले में दालचीनी बड़ा बड़ा जो होता है, छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ का, तो उसको इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके बार्क में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ज़्यादा तो नहीं, थोड़े मात्रा में लेने से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। स्मेल उसका अलग है। सो दीज आर द थिंग्स। एनिमल में परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी है, जो बॉडी के जितने भी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर टिश्यू सिस्टम से अचीव नहीं किया जा सकता था, इसलिए टिश्यूज़ को ऑर्गन बनाने पड़े। एंड दोज ऑर्गन्स व्हेन कोऑपरेट टुगेदर ओनली देन द पर्टिकुलर सिस्टम इज अकम्प्लिश्ड, तब जाके वो सिस्टम कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ हम लोग बाहरी तौर से देखेंगे कि ये दिखता कैसा है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और उनका फिर जाके एनाटॉमी पढ़ेंगे तो पर्पस पता चलेगा। सबसे पहले जो चीज़ दिखाई पड़ता है वो है, किसी को बाहर से दूर से देखेंगे तो कलर दिखेगा ना, पहले कलर
अच्छा, एक चीज़ और, कलर देखने के पहले ये बता दें पाया कहाँ जाएगा, तब ना इसका कलर खोजने चलेंगे। हैबिटेट, हालांकि ये मॉर्फोलॉजी में नहीं आएगा, फिर भी हैबिटेट है इसका वाटर, फ्रेश वाटर एंड सॉइल बोथ। वाटर और सॉइल दोनों जगह रहता है। सो कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फी मतलब हो गया बोथ, बियंस स्टेइंग, हैबिटिंग, इनहैबिटिंग। दोनों जगह रहने वाले एम्फीबियंस। सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन and season shifting towards winter। इसी काल में, इसी समय ज़्यादातर करके दिखता है। रीज़न, ऐसा क्यों? दे कांट कंट्रोल और स्टेबिलाइज बॉडी टेम्परेचर। They can't control or stabilize body temperature, and so they have to, ये अपने बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते और इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ता है? They have to hide at the bottom of fresh water bodies। हाँ, सॉरी, दे कांट कंट्रोल और स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर। हाँ, लिखने में गड़बड़ हो गया। एंड सो हैव टू हाइड एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज एज सच, क्योंकि देयर temperature is relatively stable। क्योंकि यार टेम्परेचर कंपैरेटिवली स्थिर होता है, स्टेबल होता है। उस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए क्या टर्म है जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल आते हैं? Such animals are called cold-blooded animals, poikilotherms। ऐसे एनिमल्स के लिए टर्म है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या इन्हीं को पोइकिलोथर्म कहते हैं। और इसीलिए ये एक पर्टिकुलर, है ना, पीरियड ऑफ टाइम में ही दिखते हैं, उसके बाद ये नहीं दिखा देते।
तो जाते कहाँ होंगे? ऐसे तो होगा नहीं कि अचानक से दिख रहे हैं। तो ये जाके छिप जाते हैं पानी के मतलब वाटर बेड पे, फ्रेश वाटर। उसके पीछे रीज़न है वहाँ पे कंपेरेटिवली टेम्परेचर स्टेबल रहता है ना, ठंड नहीं होती, गर्म भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वहाँ जाके चुपचाप पड़ा हुआ रहता है। और इसका जो सिस्टम है, इसका जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी मतलब होता है कैसे कोई सिस्टम काम करता है, इसका सिस्टम उसको सपोर्ट करता है कि वो उस तरह का रिफ्यूज यानी उस तरह का हैबिटेट, उस तरह का रहने का जगह यूज़ कर सके। नहीं तो कैसे सस्टेन करता? अब सोचिए बहुत गर्मी है तो हम पानी में जानते हैं कि ठंड है, तो पानी में डूब के रह जाएं, हम रह पाएंगे? सांस कैसे लेंगे, है ना? खाना कैसे खाएंगे? तो ये इनके अंदर उस तरह का मैकेनिज्म है जो कि ऐसे कंडीशन में रहने में उन्हें हेल्प करता है। हो गया? आगे बढ़े। तो देखिए इन समर डबल एम ई आर होता है कि ए आर होता है? ई आर होता है। इन समर दे टेक summer sleep called estivation. In winter they take winter sleep called हाइबरनेशन। ये जो पानी के बॉटम में जाके बैठे हुए रहते हैं, उस दौरान वो जो सो रहे होते हैं उतने लंबे समय तक, तो गर्मी के दौरान उनके स्लीप को समर स्लीप या एस्टिवेशन कहा जाता है, और ठंड के दौरान उनके स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है। हो गया? कलर ऑफ द बॉडी। देखिए इसका हर एक पार्ट, हर एक बॉडी पार्ट इसको अपने सराउंडिंग के साथ ऐसे एकोमोडेट करने में मदद करता है कि वो लंबा जीवन जी सके। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए अगर ये वाइट कलर का होता, ठीक है, जैसा है, जो सारे एक्टिविटीज़ है वही एक्टिविटीज़ रहती, लेकिन ये वाइट कलर का होता, तो इसका प्रीडेटर, इसका शिकारी इसको बड़े आसानी से स्पॉट कर लेता, और धीरे धीरे हालत क्या होती, ये गायब हो जाता। बहुत पहले, लाखों साल पहले गायब हो चुका होता। तो इसका जो बॉडी कलर है, ऑलिव ग्रीन कहते हैं इसको, या ग्रीनिश कलर है, ये ग्रीन कलर इसे छिपने में मदद करता है अपने सराउंडिंग में। घास फूस के बीच में अगर बैठा हुआ रहेगा तो आप दूर से इसे देख भी नहीं पाएंगे, तो जब आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके प्रेडेटर भी नहीं देख पाते होंगे, ये छिपे हुए रहते हैं। इस तरीके से ये अपने आप को हाइड करते हैं अपने शिकारी से, और कुछ हद तक इनमें
स्लाइड बॉडी कलर चेंज करने की कैपेसिटी भी होती है। लाइट ग्रीन से डीप ग्रीन की तरफ जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पे घास छोटे होते हैं, ठीक, बहुत सारे जगह पे घास लंबे होते हैं, तो वहीं पे रहेगा ज़्यादातर। तो जहाँ घास छोटे हैं वहाँ पे अगर लाइट ग्रीन कलर का कुछ होगा तो पत्ता गिरा हुआ है नहीं लगेगा, तो कोई भी आसानी से स्पॉट कर सकता है, और हिलता डुलता रहेगा तो इसका प्रेडेटर समझ जाएगा वही है, जिसे हिट कर लेगा। तो वैसे जगह पे अगर ये अपने बॉडी कलर को डीप ग्रीन कर ले, नहीं नज़र आएगा। और जहाँ पे घने घास हैं उसके बीच में अगर लाइट ग्रीन कलर का भी रहेगा तो कोई आसानी से स्पॉट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से ये अपनी बॉडी कलर को कैमोफ्लेज कर सकता है, मतलब बदल सकता है ना, जिससे इसको क्या होता है, एडवांटेज मिलता है। कई बार घास के कलर का बने हुए रहने के कारण इसको एक तो प्रीडेटर से बचने का मौका मिलता है, दूसरा कीड़े मकोड़े इसको घास है कि ये एनिमल है प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और इसके नज़दीक आ जाते हैं, और यही मौका तलाश कर वो उन्हें ट्रैप कर देते हैं। तो इसे छिपने में भी मदद मिलती है, एज वेल एज इसे भोजन प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। बोथ वे दे आर बेनिफिट। हल्के ग्रीन कलर का होगा तो येलोइश दिखता है, येलोइश होगा तो पत्ते का रंग कैसा होता है, जो पत्ता झड़ा हुआ रहता है, हल्का पीले रंग का, तो ग्रीन से पीले के तरफ जाएगा, कैसा लगेगा, ऑफ वाइट टाइप का लगता है। अगर ये उस कलर का हो और वहाँ कीड़े मकोड़े जो पत्ते खाने के लिए आते हैं, उसे क्या लगेगा, अरे पत्ता गिरा हुआ है चलो खाएं, पता चला खुद खा लिया गया। तो ये इसका जो बॉडी कलर चेंज कैपेसिटी है, या इसका जो अपना बॉडी कलर है, इसके सराउंडिंग के साथ इसे एडजस्ट करने में मदद करता है। और ये कैपेसिटी जो अपना दूसरे के साथ, सराउंडिंग के साथ अपना बॉडी कलर चेंज करता है या छिपाता है अपने आप को, दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। सो बॉडी कलर होता है ऑलिव ग्रीन एट डोर्सल सरफेस। अब ये डोर्सल सरफेस मतलब पीठ, बैक साइड, वेंट्रली यानी चेस्ट साइड, आगे की तरफ, वेंट्रली they are yellowish, this helps to hide from predators and confuse prey। इसका जो ये कैपेसिटी, ये बॉडी कलर जो है, ये अपने सराउंडिंग में एडजस्ट करने में मदद करता है, जिसके वजह से इसके प्रेडेटर इसे समझ नहीं पाते और इसके जो शिकार हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से इनके ट्रैप में आ जाते हैं। It has slight color changing capacity। देखिए नील के
पूरा कीजिए। रादर यहाँ तक का हिस्सा हेड कहलाता है और रेस्ट ट्रंक कहलाता है। सीरियल नंबर कितना होगा, 2 या 3? अच्छा, वैसे सीरियल नहीं दिए। Body is divided into head and trunk. No neck. गर्दन नहीं होती, ठीक। हेड, बियर्स, हेड पर क्या क्या दिखेंगे? ये आई है, ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं ये है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। माउथ, अच्छा पहले देखिए तो ये है टिम्पैनम, अब बारी बारी से बताएं ये क्या क्या दिख रहा है। आई फॉर विजन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट, पहले देखिए इसको उसके बाद प्लान करते हैं। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट it in water by preventing infecting agents to enter eye। आँख में इन्फेक्टिंग एजेंट की घुसने को रोकता है ये, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में इसके आई को आने नहीं देता, और इसी को कहते हैं, इसी मेम्ब्रेन का ये काम है। दिस इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। एट द सेम टाइम दे हैव आईलिड्स ऑल्सो, आई विथ आईलिड। अब ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम लाइट। जब इसे रेस्ट करना होता है तो आईलिड गिराकर आँख की सुरक्षा करता है, या स्कॉर्चिंग सनलाइट में आँख के प्रोटेक्शन के लिए ये आईलिड का इस्तेमाल करता है। तो इसके पास दोनों है। यूजुअली जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके पास आईलिड नहीं होते, और ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होते, पर ये तो दोनों बॉडीज शेयर करता है, इसीलिए इसके पास दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशनरी क्लू है जो बताता है कि लैंड एनिमल्स वाटर में से आए, राइट। तो ये एडेप्टेशन बेस्ड है। अब टिम्पैनम क्या है, टिम्पैनम का दूसरा नाम है ईयर ड्रम।
ठीक है, यानी यहीं से इसका ईयर शुरू हो रहा है। ये सुन सकता है। हमारा ईयर कहाँ से शुरू होता है? दिस इज पिन्ना। पिन्ना लीड करता है टिम्पैनम तक। हमारे कान ऐसे होते हैं, और ये जितना बाहर दिख रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है, और यहाँ पे होता है टिम्पैनम। ये है पिन्ना, और ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी, कहाँ गया? इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये ह्यूमन का ईयर ऐसे रहता है। ये यहाँ तक का पोर्शन इसमें मिसिंग है, ईयर यहीं से शुरू होता है, तो ये पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। और इसका एक्सटर्नल ईयर कहाँ से शुरू होता है? टिम्पैनम से। तो दीज आर द पार्ट्स दैट वी कैन सी इन द फ्रॉग ड्यूरिंग इन इट्स हेड रीजन। ठीक है, अब नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आएगा ट्रंक का हिस्सा। अब यहाँ आप नोट कर सकते हैं, तो एक काम करें, हो गया। अब एक बात और, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंक्शन करता है फ्रॉग का, और वो हेड के साथ एसोसिएटेड है। वो है इसका वोकल कॉर्ड। ये समवॉट इस साइड होगा, ठीक है, इस एरिया में। तो जो मेल फ्रॉग होता है उसका वोकल कॉर्ड कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज रहता है, और एक थैली, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, फॉर द पर्पस कि ये बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सके, जो आपको है ना रेनी सीजन में क्रोकिंग ऑफ द साउंड सुनाई देता है, क्रोक साउंड सुनाई देता है फ्रॉग का। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल्स एंड इट इज़ देयर मैटिंग कॉल। वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। सो ये यहाँ पे इसका वोकल कॉर्ड होता है। vocal cord, males have large pouch like structure, easily seen and can be distinguished as males. मेल में वोकल कॉर्ड एक बड़े से पाउच के रूप में दिखाई देता है, साथ में रहता है एसोसिएटेड, और इसके मदद से हम लोग मेल और फीमेल के बीच में अंतर कर सकते हैं। फीमेल में कंपैरेटिवली ये पाउच नहीं दिखाई देता, हालांकि वोकल कॉर्ड होता है। सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, दे यूजुअली स्टे साइलेंट, है ना, साउंड नहीं करते या बहुत ही माइल्ड साउंड प्रोड्यूस करते, ये इतना लाउड नहीं हो सकता। तो इसके हेड के साथ जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंक्शन करता है। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब देखिए, ये है फोर लिम्ब,
forelimb, hind limb. और इसका फोर लिम्ब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 4 डिजिट्स होते हैं इसमें। डिजिट मतलब फिंगर्स। और हाइंड लिम्ब 5 डिजिट्स होते हैं इसमें। साइज देखिए, smaller in size plus less muscular. और इस पर नजर डालिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा, मतलब ऐसे नहीं समझें, ऐसे समझिए। दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइंड लिम्ब। लेंथ दिख रहा है ना, ऑफ हाइंड लिम्ब। longer than forelimb और more muscular. फिर आप देखिएगा यहां वेब between the digits, यहां भी रहता है वेब बिटवीन द डिजिट्स। ये हेल्प करता है इसको स्विम करने में, हेल्प्स इन स्विमिंग बाय propelling water बैक साइड। पानी को ऐसे करके पीछे की ओर धकेलने में मदद करता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना आप एक्शन करेंगे उतना रिएक्शन मिलेगा। तो जब पानी को पीछे धकेलता है, पानी से आगे धकेल देता है तो बढ़ जाता है। इस तरीके से स्विम करता है। तो अगर मान लीजिए पानी को धकेलने के लिए आपके पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर पीछे धक्का खाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जब पीछे ज़्यादा धक्का खा रहा है तो उतना ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसके फिंगर्स के बीच में वेब होते हैं। तो अब ये सवाल ये उठेगा, ये वेब क्यों है, परमानेंट फिक्सचर क्यों नहीं होता, ऐसा फैला हुआ स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? अगर फैला हुआ स्ट्रक्चर होता फिर फिंगर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कैसे करते, है ना? उसमें बेंडिंग कैसे होता, मूवमेंट कैसे होता? तो वो भी ज़रूरी है। और उसके बीच में फैला हुआ एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाना, वो भी ज़रूरी है। तो इसीलिए स्किन फोल्ड्स ने उसके बीच में एक वेब की तरह, एक मेम्ब्रेन की तरह काम किया, राइट? सो दिस इज इट्स एडेप्टेशन एंड विद दिस इट कैन मूव ओवर द सॉइल एज वेल एज इन द वाटर। ठीक है, इसमें और कुछ खास बात आगे है, यहाँ तक नोट कीजिए, जब आगे बताते हैं। अब देखिए, द मेल्स develop a pad below the forefinger at forelimb
दिस इज copulatory pad, helps to attach females during breeding season. Another distinguishing feature of males from फीमेल्स, ये दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है फीमेल से मेल के अंतर करने का। लेकिन अंतर यही है या फ़र्क यही है कि राउंड द ईयर इसके, है ना, कॉपुलेटरी पैड या इसी को नप्चल पैड भी कहते हैं, तो वो पैड सालों भर उसके, है ना, फोर फिंगर के नीचे नहीं रहता, केवल और केवल ब्रीडिंग सीजन में ही अपीयर होता है। सो दीज आर द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। तो पहला, मेल में क्या डिस्टिंक्शन फीचर होगा कि उसका वोकल कॉर्ड है वो उसे अलग करता है फीमेल से, और दूसरा ब्रीडिंग सीजन में कॉपुलेटरी पैड डेवलपमेंट। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसकी एक और ख़ास बात है उसको हम लोग देखते हैं। हो गया, सिंपल है। देखिए, ये फ्रॉग जो है लोकोमोशन की बात कर रहे हैं, कैसे मूव करता है ज़मीन पे और पानी में। पानी में तो सिंपल है, तैरता है, ठीक है, उसमें चलने का तो कोई स्कोप नहीं है। ज़मीन पे ये चलता नहीं है, उछलता है, इसको कहते हैं लिप करना, क्योंकि ये जंप भी नहीं कर रहा है और चल भी नहीं रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल जंप लाइक दिस इज कॉल्ड हॉपिंग, ठीक है। तो फ्रॉग मूवमेंट को हॉपिंग कहा जाता है, या उसको अच्छे तरीके से अगर कहें, दे डू लीप। लीप क्या है? स्मॉल जंप्स हैं, और इस जंपिंग में उसे फोर लिम्ब हेल्प नहीं करता, दे डू इट विद द हेल्प ऑफ देयर हाइंड लिप। जैसे हमारे चलने में हमारा हाथ क्या रोल प्ले करता है? कोई नहीं, हम तो पैर की मदद से चलते हैं ना, उसी तरह से ये भी पैर की मदद से चलता है। फोर लिम्ब इसके बॉडी वेट को कंट्रोल करने की, बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसी से ये बैलेंस होता है। जैसे जब बैठा हुआ है तो फोर लिम्ब नीचे टिका के हाइंड लिम्ब के ऊपर आराम से बैठा है। जैसे हम लोग पालथी मार के बैठते हैं, ये पैर मोड़ के बैठता है, लाइक दिस, है ना। तो बहुत सिमिलरिटी है बहुत सारी चीज़ों में, इसीलिए ह्यूमन पर आने के पहले ये पढ़ाया जाता है।
बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सी सिमिलरिटीज इनमें और आप में ह्यूमन में मिलेंगी। तो यही है इसका मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मेथड। इसी को कहते हैं ये लिम्प, ये क्या कहते हैं, लिप करते हैं, है ना, जंप करते हैं, और इस जंपिंग में इसे हाइंड लिप हेल्प करता है। इसी तरह ये चलता है। दिस इज ऑल अबाउट इट्स एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी। अब जाना पड़ेगा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी की ओर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साइमल्टेनियसली। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक।